वॉर्स पर वीडियोस तो बहुत बनाए हैं दोस्तों, लेकिन इतना पर्सनल कभी नहीं फील हुआ, क्योंकि कल सुबह तक मैं अपने परिवार के साथ दुबई में ही था और फेयरमाउंट होटल, पाम आइलैंड का वो होटल जहां पर एक एक्सप्लोजन देखा गया और आग लगी। मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़े संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है और यह कहानी सिर्फ एक ग्लोबल क्राइसिस की नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पर्सनल कहानी भी है। एक ऐसा अनुभव जो इस पूरे मामले को एक बिल्कुल अलग नजरिए से सामने रखता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस पूरी सिचुएशन को कैसे समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे खाड़ी में मची उथल-पुथल से, फिर देखेंगे कि ये हमला कितना बड़ा था। इसके बाद हम इसके ग्लोबल असर, खासकर भारत पर क्या असर होगा, इस पर बात करेंगे। फिर जानेंगे कि इस लड़ाई की जड़ें कहाँ हैं और आखिर में देखेंगे कि कैसे इतिहास की कुछ पुरानी डरावनी यादें फिर से ताज़ा हो रही हैं। सोचिए, ये कहानी किसी जंग के मैदान से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है एक फैमिली हॉलिडे के बीच से, जहाँ अचानक से सब कुछ बदल गया, जहाँ एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट अचानक एक बहुत ही डरावनी हकीकत बन गया। देखिए, मैंने वॉर्स पर कई विश्लेषण किए हैं, पर सच बताऊं, ये इतना पर्सनल कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि कल सुबह तक मैं खुद अपने परिवार के साथ दुबई में था, उसी आसमान के नीचे जो अब मिसाइलों से गूंज रहा है। ये पूरा संकट तब एकदम से अपना सा लगने लगा जब मेरा खुद का परिवार इस फैलती अफरा तफरी के बीच फंस गया। हमारी फ्लाइट तो जैसे तैसे निकल गई, लेकिन हमारे पीछे जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। लाखों लोगों के लिए हालात मिनटों में बदल गए, जिनमें हमारे परिवार के कुछ लोग भी थे। पाम जुमेरा के पास होटलों में धमाके होने लगे, दुबई एयरपोर्ट को पूरी तरह खाली करा दिया गया, बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन गिराए गए और बुर्ज अल अरब पर मिसाइल का मलबा आकर गिरा। और इसी सब के बीच मेरे परिवार के कुछ लोग एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए। तो आप जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं कि कैसे ये पर्सनल लेवल पर महसूस हो रहा डर असल में एक बहुत बड़े सुनियोजित मिलिट्री एक्शन का हिस्सा था। ये पूरा संघर्ष दो बड़े ऑपरेशंस के साथ शुरू हुआ। एक तरफ था अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो ईरान पर एक फुल स्केल मिलिट्री अटैक था। इसका मकसद था ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को जड़ से खत्म कर देना, और इसके जवाब में ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, जिसमें खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगियों पर जवाबी हमले किए गए। और ये हमले सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक ही सीमित नहीं थे। इन्होंने ईरान के सबसे बड़े लीडर, सुप्रीम लीडर खामेनी को निशाना बनाया और उनकी एक स्ट्राइक में मौत हो गई। बहरीन में अमेरिकन नेवी के बेस पर सीधा हमला हुआ, और जो सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात है वो ये कि ईरान के मिनाब शहर में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर बम गिराया गया, जिसमें कम से कम 100 मासूम बच्चों की जान चली गई। और जब जवाबी कार्रवाई हुई तो उसका स्केल आप सोच भी नहीं सकते। ऑफिशियल्स के मुताबिक ईरान ने अकेले यूएई पे 1137 मिसाइलें दागीं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। तो सवाल ये उठता है कि मिडिल ईस्ट में हो रही इस लड़ाई का असर दुनिया पर और खासकर भारत पर कैसे पड़ेगा। देखिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय वहां रहते हैं, काम करते हैं, और अब वो सीधे सीधे इस जंग के बीच में आ गए हैं। और ये देखिए, ये चार्ट दिखाता है कि हम आर्थिक रूप से कितने वल्नरेबल हैं। भारत का 50% से ज्यादा कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। ये वो पतला सा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है, और अब ये पूरा रास्ता खतरे में है। एक्सपर्ट्स इसे भारत की इकोनॉमी के लिए एक नाइटमेयर सिनेरियो, यानी बुरे सपने जैसा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया तो तेल की सप्लाई रुक जाएगी। इसका मतलब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छुएंगे, हर चीज की शिपिंग महंगी हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी और रुपए पर जबरदस्त दबाव आएगा। लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? अचानक तो ये सब नहीं हुआ होगा ना। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और पिछले कुछ महीनों की घटनाओं पर नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे हालात एकदम से बदल गए। दिसंबर में ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह बैठ गई, जिसके बाद वहाँ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। फिर अमेरिका ने उस इलाके में अपनी मिलिट्री बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन फरवरी में उम्मीद की एक किरण जगी, जब लगा कि शायद बातचीत से मामला सुलझ जाएगा। यहाँ तक कि हमले से ठीक एक दिन पहले ओमान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शांति समझौता बस होने ही वाला है, और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। शांति की बातें तो चल रही थी, पर वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बताती है।
रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला अचानक नहीं हुआ। इसकी प्लानिंग तो महीनों पहले से चल रही थी और कथित तौर पर सऊदी प्रिंस और इजराइल इसके लिए लॉबिंग भी कर रहे थे। और जब हम इन घटनाओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ये पूरी स्थिति बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी हम पहले भी मिडिल ईस्ट के दूसरे संघर्षों में देख चुके हैं। देखिए, कहा तो यही जा रहा है कि मकसद है एक दुष्ट तानाशाही को हटाना, लोगों के लिए शांति और लोकतंत्र लाना। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? इतिहास को देखें तो इराक में सद्दाम हुसैन और लीबिया में गद्दाफी को हटाने के लिए जो विदेशी हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद वहां शांति नहीं बल्कि और ज्यादा अस्थिरता और गृह युद्ध हुआ। और यही सब हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या इस तरह का विदेशी हस्तक्षेप सच में शांति और लोकतंत्र लाता है, या फिर ये अराजकता और तबाही के एक नए दौर की बस शुरुआत है?